दर्शकों नमस्कार। स्वामी न्यूज़ के सभी मेरे दोस्तों और जितने भी स्वामी न्यूज़ से जुड़े हुए दर्शकों, स्वामी न्यूज़ लगातार आप लोगों के साथ में रोजाना शाम को 5 बजे और रात को 8 बजे अलग अलग मुद्दों के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपके साथ में निश्चित रूप से आपके साथ में उपस्थित होता रहा है। आज निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ में प्लानिंग कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है प्लानिंग करने की, उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से ऐसी शख्सियत से चर्चा करेंगे जो कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनुभवी, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के क्षेत्रों के अंदर लंबे समय से जानकारी रखने वाले, उन्हीं सब चीज़ों के लिए अपना बात रखने वाले। मैं उन शख्सियत के साथ में सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे सबके सुपरिचित गिरधर तेजवानी जी। गिरधर तेजवानी जी, आपका स्वामी न्यूज़ के इस विशेष जो कार्यक्रम है, इस विशेष कार्यक्रम के अंदर स्वागत है। निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब, आज जो हम लोग आज इस जो चर्चा के ऊपर बातचीत करेंगे, उस चर्चा के अंदर जो हमारा विषय रहेगा वो कि जो कोरोना को लेकर जो इस समय महामारी जो फैल गई है, क्या उसके ऊपर प्लानिंग पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से हुई है, क्या जो कोरोना की जो इसके ऊपर क्या सरकार की क्या जिम्मेदारी थी और सरकार ने उनको किस तरीके से निभाया, और प्रशासन के ऊपर क्या जिम्मेदारी थी और प्रशासन ने इन सब चीजों के ऊपर किस तरीके से अपना योगदान दिया। दूसरी चीज, जो व्यापारी है उनकी स्थिति क्या है और व्यापारी इस समय जो प्लान कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। यदि हम बात करें इस समय कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन मध्यम परिवारों ऊपर क्या परेशानी आ रही है, उनको ऊपर क्या दिक्कतें आ रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां थी जिनको निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा है। सरकार के जो जो टैक्सेशन है, जिनकी ड्यू डेट हो रही है, उनको टैक्सेशन को प्राप्त करने की क्या डेट है वही रहेंगी या बदलाव होगा उन डेट के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो गरीब की श्रेणी के अंदर आते हैं, कौन गरीब है और कौन अमीर है, इसके बारे में किस तरीके से आंकलन होगा। और निश्चित रूप से जो बैंकों की किस्तें हैं, उनकी बैंकों की किस्तों का क्या होगा। बिजली डिपार्टमेंट ने कल कह दिया कि किसी की बिजली नहीं कटेगी, परंतु क्या बिजली न कटना बिजली माफ होने के क्या बराबर है। इन सब चीजों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब, आप बहुत दिनों बाद आज हमारे इस पैनल के ऊपर आए हैं। अजमेरनामा.com के नाम से गिरधर तेजवानी जी अपना एक पोर्टल चलाते हैं। जिस समय कोई जमाना हुआ करता था, जिस जमाने के अंदर सोशल मीडिया को लोग बाग मजाक समझते थे, कहते थे ये सोशल मीडिया क्या है, इन सब चीजों के ऊपर किस तरीके से होती है, उस जमाने के अंदर आपने एक पोर्टल लाकर एक नए तरीके का आयाम स्थापित किया था। आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आप चाहे भास्कर हो, चाहे नवज्योति हो, अन्य कई सारे विविध अखबारों के अंदर रहते हुए आपने अपनी भूमिका अदा करी है। निश्चित रूप से गिरधर साहब, अभी का जो समय चल रहा है, इन सब चीजों के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं, इसके ऊपर बताएं, फिर उसके ऊपर अपन एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत करेंगे। जी गिरधर साहब। नमस्कार। आज ही की ताजा रिपोर्ट है जिसमें WHO ने भारत में जो कोरोना की वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर अपनी एक टिप्पणी की है, जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारत में एक तो जो है मिसमैनेजमेंट हुआ मतलब पिछला जो कोरोना काल था और उससे काफी हद तक जब मुक्ति मिल गई तो उसके बाद में यहाँ पर जो है बड़े बड़े आयोजन होने लगे, मतलब जैसे बड़े रैलियां होने लगी और जैसे अजमेर की ले लेते यहाँ उर्स आयोजित हुआ, कुंभ मेला आयोजित हुआ, तो इस तरह से बड़े बड़े आयोजन होने लगे। उस पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया। दूसरा ये कि वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी उस पर प्लानिंग में कमी रही। नतीजा यह हुआ कि आज भी बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन से अभी उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। तो और दूसरा ये है कि जो आम जनता का जो इसमें सहयोग मिलना चाहिए था वो अपेक्षित जो सहयोग वो नहीं मिल पाया। तीन चीजें बड़ी मौलिक रूप से उन्होंने कही है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी ये रह गई कि ये हम जानते हुए भी कि अन्य देशों में कोरोना की दूसरी लहर आई है, इस बात को हम जानते थे, उसके बावजूद हमने पहली लहर के बाद में जैसे ही थोड़ी स्थितियां सामान्य हुई और हुई क्या, वो तो एक्चुअली क्या, लॉकडाउन जब खत्म करना पड़ा तो उसी के साथ साथ बिल्कुल शिथिलता आ गई थी सारे सिस्टम में
और बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि अब ये दोबारा कोरोना आएगा ही नहीं। इस तरह का आभास आम पब्लिक में भी था, अदालती प्रशासन और सरकार के बीच में भी ऐसी सोच रही होगी। तो वहां जाके सबसे बेसिक गलती वहां पे हुई, आगे की प्लानिंग नहीं की गई। और जब प्लानिंग नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में जब अचानक इसने दोबारा प्रहार किया तो उससे संभलना मुश्किल हो गया। तो मोटे तौर पे जो चीज है तो समझ में आती है वो ये है कि प्लानिंग में तो कमी रही ही है। अब वो केंद्र के स्तर पे रही, राज्य सरकार के स्तर पे रही, अब जिला प्रशासन का जहां तक सवाल है वो तो वैसे भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो वो तो उन्हीं के मार्गदर्शन पर काम करने वाला था। लेकिन निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर दोनों की जो सामूहिक जिम्मेदारी थी उसमें आपस में कहीं ना कहीं ट्यूनिंग का कोई अभाव रहा और आज हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं। तो मोटे तौर पे तो प्लानिंग की जो आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्लानिंग में कमी तो रही ही है। यदि हम प्लानिंग करते पैनिक क्रिएट हुआ और से लोगों ने लार्ज स्केल पे जांचें करवाना शुरू किया, हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आखिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपनी मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उस पर 3 गुना 4 गुना तक का वहां पे व्यवस्थाएं नहीं रखता है, न रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही पैनिक क्रिएट हुआ तो लोगों ने जांचें कराई तो नतीजा ये हुआ कोरोना केसेस एकदम से बढ़ गए, जबकि पहले से कोरोना से पीड़ित रहे होंगे लेकिन क्योंकि जांचें हुई तो ज्यादा तादाद में मरीज सामने आने लगे। दूसरा, लोगों में डर बैठा तो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे, तो वहां पे बेड्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। और तो इस कारण से सारा का सारा जो सिस्टम ऐसा लगता है, ये कहना तो ठीक नहीं है कि कोलैप्स हो गया, लेकिन लगभग कोलैप्स के करीब करीब है। मैं समझता हूँ कि इस समय देश में कोरोना जो है उसमें हेल्थ इमरजेंसी वाली स्थिति तो उत्पन्न हो ही गई है। मतलब अब यह तो केंद्र सरकार तय करेगा कि इसको हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित करके उसके अकॉर्डिंग कोई पॉलिसी बनाए, क्योंकि नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। इस बार जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसके लिए हम दोषी भले किसी को भी ठहराएं, उसके हम केंद्र को दोषी ठहरा सकते हैं, राज्य सरकार को ठहरा सकते हैं, जिला प्रशासन को ठहरा सकते हैं, और मीडिया जैसा कह रहा है कि साहब आम जनता ने जो है उसमें अवेयरनेस नहीं है, सतर्कता नहीं है, किसी को भी दोषी ठहराएं। लेकिन इतना तय है कि अभी तुरंत नए सिरे से प्लानिंग की आवश्यकता है और 2 मोर्चों पर प्लानिंग की आवश्यकता है। एक तो इस बीमारी से निपटने के लिए तुरंत क्या क्या इंतजाम किए जाए, गवर्नमेंट कर भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है, तो एक तो उस पर फोकस होना चाहिए। दूसरा, इस लॉकडाउन की वजह से जो मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, बिल्कुल गरीब लोग हैं और उनकी अभी तक सुध नहीं ली गई है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसकी वजह ये है कि पूरा जो तंत्र है, सरकार और पूरा प्रशासन का तंत्र, पुलिस जो है वो सारा का सारा कोरोना से जूझने में लग गए। तो नतीजा यह है कि जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वो लोग इस वक्त ध्यान ही नहीं दे रहे। हालांकि उनके सामने मांगे आ रही हैं, चाहे व्यापारियों की, चाहे मध्यम वर्गीय परिवारों की, मांगे निश्चित रूप से हम तक पहुंच रही है, लेकिन वो उस पर भी ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मतलब समानांतर रूप से दोनों तरफ चलना पड़ेगा। एक तरफ यदि हमने मरीजों को बचा भी लिया, मान लो हमने सारा फोकस जो है कोरोना पे कर दिया, ठीक है, हमने बचा लिया, लेकिन जो गरीबी और भुखमरी के कारण जो लोग मरेंगे उसको कौन संभालेगा? तो अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मेरा ये मानना है, जैसा आपने सवाल किया, जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित रूप से जिम्मेदारी सरकार की ही है और उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों शामिल हैं। केंद्र के क्षेत्राधिकार में जो काम आते हैं वो, राज्य के क्षेत्राधिकार में काम जो आते हैं वो, और दोनों के बीच में तालमेल की जो स्थिति है। तो कोई भी चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, प्लानिंग गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी। बस फर्क ये है कि हमारे देश में प्रॉब्लम ये आती है कि गवर्नमेंट कई व्यवसाय बनाती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन आम जनता में जागरूकता नहीं होने की वजह से, अशिक्षा की वजह से उसकी प्लानिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लेवल पे सारा गड़बड़ हो जाता है। तो जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है उतनी जिम्मेदारी हमारी है, आम जनता की भी है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है निश्चित रूप से। परंतु मेरे को एक चीज बताएं कि जो अभी आपने स्वयं ने भी एक प्रश्न खड़ा किया और निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल ना होने की वजह से तो पिछली बार कई तरीके की सुविधाएं दी गई थी, कई तरीके की जो गवर्नमेंट की तरफ से
जो पीएफ की सुविधा दी गई थी, टैक्सेशन को लेट करने की सुविधा दी गई थी, बैंकों को भी आगे बढ़ाने की, जो किस्तों को आगे बढ़ाने की सुविधाएं दी गई थी, वो सब सुविधाएं निश्चित रूप से यदि नहीं दी जाएंगी और यदि उस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं की जाएगी तो किस तरीके का कहाँ जाएगा आदमी। निश्चित रूप से इस समय आदमी के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है कि एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई है। यदि वो सीधे तरीके से यदि बीमारी से लड़ता है और बीमारी के सामने आता है, बाहर निकल के आता है और यदि जमीन के ऊपर आके खड़ा हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं बीमारी का सामना करना पड़ता है। उसको बीमारी महामारी इस समय जो फैली हुई है उसको भले सरकार महामारी का रूप नहीं दे, परंतु इस समय निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी व्यथा हो गई है, इस समय बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। तो उस स्थिति के अंदर क्या मुझे इस चीज के बारे में आप बताएं कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल ना होना और सरकार की तरफ से प्लानिंग प्रॉपर तरीके से ना होना, ये कहीं ना कहीं लोगों को नुकसानदेह तरीके से नहीं होगा कि लोग बाग नुकसान, इन सब चीजों का नुकसान का भुगतना पड़ेगा। इसके बारे में आपका क्या मानना है गिरधर सर? बिल्कुल बिल्कुल आपका सही कहना है। हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि प्लानिंग में तो कमी है, और यदि हम ये मान भी लें कि कोरोना से लड़ने के लिए जो प्लानिंग इस समय तात्कालिक रूप से की जा रही है, देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं, दूसरी बहुत सारी मशीनें मंगाई जा रही हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं ऑक्सीजन के उनको सक्रिय प्लानिंग से उसी का ही पार्ट है, और गवर्नमेंट पूरी तरह से जूझ रही है। देखिए, आलोचना करना तो आसान है, हम यहाँ घर बैठे मीडिया के रूप में हम गवर्नमेंट की जो कमियां हैं उसको उजागर करना बहुत आसान है, हमारा फर्ज भी है साथ ही, क्योंकि कमियां कौन बताएगा? मीडिया की ही जिम्मेदारी है कि जो तंत्र में कई कमी छूट रही है तो उसकी ओर हम ध्यान आकर्षित करें। तो कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया नेगेटिव चल रहा है, बेसिकली हम लोग नेगेटिव नहीं चल रहे हैं, हम तो तंत्र में, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि उसमें यदि कोई प्लानिंग में कमी है, व्यवस्थाओं में कहीं कोई ना कोई ढील है, तो उस ओर हम ध्यान आकर्षित करें, वो हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो हम कर्तव्य के स्तर पे मीडिया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लानिंग में कमी है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पिछली बार केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने, जबकि स्थितियां इतनी गंभीर उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लंबे पीरियड तक चला, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो टोटली कोलैप्स हो गया था पिछली बार। लेकिन केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अनेक तरह से आम लोगों को उसका लाभ देने के प्रयास शुरू कर दिए थे, और उसके लाभ मिलने शुरू भी हो गए थे, ऐसा नहीं कि उसका लाभ नहीं मिला। इस बार वैसा नहीं लग रहा है। इस बार न तो सरकार ने अभी तरफ उस पर ध्यान दिया है, न तो सरकार ने अपनी तरफ से इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए कोई व्यवस्थाएं की हैं, और न ही निचले स्तर पे इस पे कोई काम हुआ है। निचले स्तर से मेरा मतलब यह है कि जैसे पिछली बार सामाजिक संस्थाएं जो थी, समाज सेवी जो थे, वो जिस तरह से बढ़ चढ़ के आगे आए थे और आम बिल्कुल लोगों को उन्होंने मदद की थी, इस बार वैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उसकी वजह है अपनी, जैसे हम अजमेर की बात करें तो क्योंकि निकाय चुनाव था, जिन लोगों को इलेक्शन लड़ने थे वो उन लोगों ने जो है बड़ी जो है मुस्तैदी के साथ काम किया। इस बार वैसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए तो इस बार वो चेतना नहीं है। वो भी जो एक तरह से सरकार के भरोसे ही बैठे हुए हैं कि सरकार कोई योजना बनाए और आम लोगों तक पहुंचाए। तो आपका जो मौलिक सवाल है वो बिल्कुल सही है कि प्लानिंग के स्तर पे कमी आज भी देखी जा रही है। और जैसा अभी कल के लाइव में जब आप बैठे थे व्यास जी के साथ में, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, और वो इतनी गंभीर बात है कि उस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना ही चाहिए। और मैं खास करके इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि व्यास जी जो हैं वो राज्य सरकार में वित्तीय सलाहकार के रूप में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, उन्हें अनुभव है, सरकार के अंदर के कार्य प्रणाली की जानकारी है, और योजनाओं के कैसे इम्प्लीमेंटेशन आते हैं, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, वो पूरी तरह से उनका जो वो क्लियर है। तो उन्होंने कल जो मुद्दा उठाया था बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, और मतलब मुझे आश्चर्य है कि मतलब इतने बड़े बड़े आईएएस जो है राज्य सरकार में बैठे हुए हैं, उनको ये बात ख्याल में नहीं आई जो कि कल उन्होंने मुद्दा उठाया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ठीक है कि आपने कहा साहब जो है फैक्ट्रियां जो है वो चालू रहेंगी, उसके पीछे आपका दृष्टिकोण ये था कि भाई जो इकोनॉमी जीडीपी जो है वो स्थिर आ जाए, और यह कि मजदूर लाइन ना करें, उनको काम मिलता रहे, तो इसलिए आपने फैक्ट्रियां चालू कर दी। लेकिन वो फैक्ट्रियों में जब माल तैयार होगा उसकी सप्लाई कहाँ जाएगी? यदि आपने लॉकडाउन कर रखा है, सारी दुकानें आपने बंद कर रखी हैं, उसको माल की निकासी का कोई आपने कोई जरिया ही नहीं बनाया है, तो ऐसी स्थिति में फैक्ट्रियां चालू रखने का फायदा क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जो है इस पे दे रही है, उसको तुरंत ध्यान देना चाहिए। केवल सवाल ये नहीं कि फैक्ट्रियों में जो माल है वो सप्लाई होना चाहिए, सवाल यह है कि आम आदमी को जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे कपड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, कई तरह की चीजें हैं जिनकी आम आदमी को जरूरत है। ये ठीक है इस समय केवल खाने पीने की चीजें, आपके दवाई है, सब्जी है, फल है, ये तो मिल रहा है, दूध मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी भी था। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जिनके लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम ये हो सकता है कि ये दूसरी दुकानें हैं उनको टर्न बाय टर्न या फिर जो है एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन या एक एक मार्केट करके ऐसे करके उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। हालांकि आज हम ये बात करेंगे तो कुछ लोग इस बात पे हंस सकते हैं कि साहब एक तरफ तो हालत खराब है और अभी दूसरा लॉकडाउन, मतलब 15 दिन का और लॉकडाउन वाली स्थिति बन रही है, और दूसरी तरफ आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हो सकता है लोग इस बात पे हंसें, लेकिन उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम दोनों मोर्चों पर लड़ना बहुत जरूरी है। केवल बीमारी से लड़ना जरूरी नहीं है, उसके अलावा लोग भुखमरी से मर जाएंगे, लोग जो है आत्महत्याएं करने लगेंगे। और मुझे तो ये डर लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों के अंदर आक्रोश इतना बढ़ जाए गवर्नमेंट के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ कि ऐसा ना हो कि लोग न्यूसेंस करना शुरू कर दें। भाई जो आदमी भूखा, मतलब भूखा मर रहा है, तो उसको बीमारी की क्या परवाह, वो तो फिर सड़क पे आ जाएगा। तो इसको भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस पैनिक में योजना में, और जैसा कि हमारे देश की एक परंपरा रही है, हम लोग एकदम से इश्यूज को लेकर के एकदम से उद्वेलित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि आम जनता में जो है पैनिक क्रिएट नहीं हो, और दूसरा आम जनता में जो आक्रोश अंदर बढ़ता जा रहा है कहीं वो फूट नहीं पड़े। तो इसीलिए गवर्नमेंट के लेवल पे जितने भी आईएएस अधिकारी हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए चीफ मिनिस्टर और दूसरे मंत्री जो होते हैं वो मूलतः विषयों के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, वो गवर्न तो करते हैं उन अधिकारियों, लेकिन उनको बहुत सारी बारीक जानकारियां नहीं होती हैं। बारीक जानकारियां जो होती है वो आईएएस और स्पेशलिस्ट को होती है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। इस प्रदेश के इस समय जो मौजूदा जितने भी आईएएस के बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां हैं, उनको इस पे प्लानिंग करनी चाहिए तुरंत, और गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहिए कि साहब हमको अलग अलग मोर्चों पे किस तरह से लड़ना है। तब तो आम जनता को राहत नहीं मिलेगी, नहीं तो त्राही त्राही मची हुई है। मतलब स्थिति ये है कि अच्छा उसमें मीडिया का भी रोल है। मैं इस बारे में मीडिया को भी रोल का जो है वो थोड़ा नेगेटिव इस रूप में मानता हूँ। हालांकि उनका मकसद तो ये होता है वस्तु स्थिति दिखाई जाए, यदि कोई चीज छुपाई जा रही है तो उसको उजागर किया जाए, उनका मकसद ये है। लेकिन उसकी वजह से वो क्या रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है, और उस पैनिक की वजह से ही सारी चीजें उत्पन्न हुई है। बीमारी आज भी उतनी खतरनाक नहीं है जैसे पहले थी, आज भी वैसी वैसी उतनी की उतनी खतरनाक है। ऐसा नहीं कि इस बार जो कोरोना वाली बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बीमारी तो वैसी की वैसी है, दवाइयां भी उसकी वैसी की वैसी है, प्रिकॉशंस भी वैसे की वैसे है, और हमारे यहाँ इंतजाम जो पहले थे अभी भी वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है, एक पैनिक क्रिएट हुआ मीडिया में, आप देखिए सारे पन्ने कोरोना की खबरों से भरे पड़े। तो अगर आदमी क्या मतलब केवल कोरोना के बारे में सोचेगा, उसी के बारे में पढ़ेगा, तो उसके अंदर टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट होगा तो उसका क्या नतीजा हुआ, पैनिक या सारी जो समस्या आई है, ऑक्सीजन की समस्या, बेड की समस्या क्यों आई है। मतलब आज भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनका घर पे इलाज हो सकता है, और पिछली बार भी लोगों ने घरों पे इलाज लिया है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, हर आदमी डरा हुआ और सोचता है यार क्या पता घर पे मर जाए, तो वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे। नतीजा ये हुआ कि सारे हॉस्पिटल्स के बेड्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आने लग गई। तो मीडिया को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि वो केवल खतरा न बताए, मतलब को डराए नहीं, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश करें कि भाई आप डरे नहीं, इससे मुकाबला करने की जरूरत है। जी निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि मैनेजमेंट की आवश्यकता है। यदि मैनेजमेंट होगा तो निश्चित रूप से जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है, और निश्चित रूप से उन सब चीज़ों पर काम जितना होना चाहिए सरकारें अपने प्रयास कर रही है। और कई सारी तरीके की जो गाइडलाइन अलग अलग तरीके की जो गाइडलाइन आ रही थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से न करने का नतीजा भी दिखने आया। हर व्यक्ति इस समय शुरू में कहने लग गया। गिरधर साहब, जब तक एक बार हम लोग कमेंट ले लेते हैं, उस कमेंट के बाद हम लोग और चर्चा जारी रखेंगे, जिससे जो दर्शक हैं जिस सब्जेक्ट पे अपन ने बात करी उस सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत आ जाएगी, और वो नया कोई विषय निकलेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। हमारे एक दर्शक हैं वीरेंद्र जी लिख रहे हैं, सोडा जी लिख रहे हैं कि मध्यम व गरीब परिवार का ध्यान रखे सरकार। निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब ने ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस चीज को उठाया है कि यदि सभी वर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा, और निश्चित रूप से यदि सभी वर्गों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से इनके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
एक हमारे राठौड़ साहब लिख रहे हैं कि टैक्स व्यवस्था पर भी मंथन होना चाहिए। टैक्स ऐसा लगाया जाए जिससे देश का हर आदमी अपना टैक्स स्वयं भरने की प्रोत्साहित हो। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलें। देखने में आया है कि सरकारी जो श्रेणी है उसमें श्रेणी 4 के कर्मचारी को उतने ही प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है जितना कि शीर्ष अधिकारी को देना पड़ता है। इसमें कोई भी तरीके की छूट नहीं दी जाती है। गिरधर सर के बारे में आप क्या कहेंगे? जी गिरधर। जी जी मुझे ऐसा लगता है कि मधुलिका जी राठौड़ जो है उनको टैक्सेशन के बारे में मेरे को लगता है उनकी काफी गहरी जानकारी और अध्ययन है और उसी आधार पे उन्होंने ये मुद्दा उठाया। हालांकि बिल्कुल टेक्निकल मुद्दा है और आम आदमी की समझ में नहीं आएगा। मतलब आम आदमी जो है उसको ये मुद्दा समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो है एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन वो जो बात उठा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है। मतलब अभी क्योंकि ये अभी चलेगा, मतलब खत्म नहीं होने वाला। हो सकता है कि मई के बाद में थोड़ा शिथिल पड़ जाए, धीरे धीरे और शिथिल पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो इकोनॉमी जो हमारी जो बिल्कुल डाउन की ओर जा रही है, जो उसको क्रैश होने की स्थिति में आ गई है, ऐसी स्थिति में इनका सुझाव बिल्कुल वाजिब है और अभी से काम हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आप बाद में जाके चेतें, अभी से जो है केंद्र सरकार के स्तर पे इस पे प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए और ये बहुत जरूरत है इस देश में कि जो अलग अलग वर्गों का जो अब इन्होंने जैसा स्लैब के बारे में बात बताया तो उसको बाकायदा उसकी स्टडी करके उसका सर्वे करके और उसको लेकर के प्लानिंग कर देनी चाहिए और उस पर प्लानिंग करने के बाद में काम भी शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि यदि आप काम नहीं करेंगे तो आम आदमी तक वो चीज जाएगी नहीं। मैं आपको बताऊं जैसे जीएसटी था, जीएसटी लेवल पे स्टडी किया गया और लंबे समय तक इस देश में जीएसटी पे विचार होता रहा। अल्टीमेटली मोदी सरकार ने उसको लागू कर दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इतना अचानक में लागू किया कि आम आदमी को, आम व्यापारी को, आम सीए को ही पता नहीं था कि जीडीपी जो ये जीएसटी का सिस्टम क्या है। तो सिस्टम में जिसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है उस इकोनॉमी को, उस इकोनॉमी के तंत्र को जिसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके अंदर भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, उसको भी तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस पे अभी से ही काम शुरू करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और उस पे इस समय ताजा, अभी भले अपन को लगता हो कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उस पे काम अभी करेंगे तभी आने वाले समय में उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही सुझाव है। बहुत बहुत एक हमारे दर्शक हैं राठौड़ साहब लिख रहे हैं कि नेताओं की क्या जिम्मेदारी है, केंद्र को जो पैसा देता है उसके अनुसार उपयोग होता है। केंद्र जो पैसा देता है क्या उसके अनुरूप काम जो होना चाहिए, जितना लोगों पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो सब चीज़ों के ऊपर होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से सरकारें अपने अपने तरीके से, क्योंकि सरकार अपने विचार के हिसाब से काम करती है, उनका एग्जीक्यूशन करने का तरीका भी सब सरकारों का अपने अपने तरीके का होता है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? यदि 15 दिन का लॉकडाउन यदि और बढ़ा देगी तो वो पूछेंगे कि सरकार हम लोग कहाँ जाएंगे। थोड़ा जी बिल्कुल यही चीज निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब ने इस चीज के ऊपर बहुत केंद्र बिंदु में बात रख के कही है कि यदि 15 दिन का यदि लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना आर्थिक दृष्टिकोण से करना पड़ेगा। इसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार जो है उसको प्लानिंग करने के ऊपर ही ये सब चीजों को, हमारे ये आज का जो शो है उसका मुख्य मकसद है। सर हमने देखा है कि निम्न वर्ग का माध्यम वर्ग ज्यादा पैसा आजकल फालतू चीजों में खर्च कर देता है। विडम्बता यह है कि गरीबों का, योजनाओं का लाभ समर्थ लोग उठा रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जो है राठौड़ साहब, निश्चित रूप से आपने जो अनुभव जीवन में किया होगा, और निश्चित रूप से ये भी बात सही है कि जो मध्यम वर्गीय जो वर्ग है इस समय कई तरीके के अनाप शनाप खर्चे कर देता है। उन खर्चों की वजह से उसका जो सिस्टम है वो सारा का सारा बिखर जाता है। दिनेश सोनी जी लिख रहे हैं कि ईएमआई कहाँ से दें। बिल्कुल निश्चित रूप से ये आज का बहुत बड़ा प्रश्न है। निश्चित रूप से कि जो बैंकों की किस्तें हैं वो बैंकों की किस्तें किस तरीके चुकाई जाएगी। गिरधर साहब ये प्रश्न है, इसी के ऊपर यदि अपन बात करें तो बैंकों की जो किस्तें हैं, जो पिछली बार सरकार ने, जो केंद्र सरकार के अंडर में था, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि आरबीआई न केंद्र सरकार के अंडर में है न राज्य सरकार के अंडर में है, परंतु जिस तरीके पिछली बार ईएमआई को आगे डेफर कर दिया था, आगे बढ़ाने की बात कही गई थी और उनको डेफर किया भी गया था, उनको तीनों तरीके के ऑप्शन भी किए थे जिन्होंने लोन के सिस्टम थे, परंतु ब्याज नहीं छोड़ा था, ब्याज उसके अंदर जोड़ दिया था, परंतु उस समय की जो किस्तें थी वो किस्तें उसको चुकाने, क्योंकि उसके बाद पैसा आएगा ही नहीं तो किस तरीके जुड़ेगा। कुछ लोगों ने उसको, उस ईएमआई को आगे कर दिया था, ब्याज की रकम को जोड़ के उसको आगे कर दिया था। इस बार आपको क्या दिखता है कि क्या करेगी सरकार? देखिए जहां तक हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है
हमारे देश में एक प्रचलन पता नहीं क्यों आ गया है कि हमारे यहाँ हर चीज हम देखते हैं ये मुफ्त हो जाए या ये माफ हो जाए। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मतलब हमको देश के स्तर पर भी सोचना पड़ेगा, हर चीज की माफी नहीं होती है। उसको मुलतवी कर सकते हैं। आपकी जो किस्तें हैं उनको मैं कहता हूँ 6 महीने आगे तक बढ़ा सकते हैं, मैं कहता हूँ उनको साल भर तक आगे बढ़ा सकते हैं, या उन किस्तों को और डिवाइड कर सकते हैं और छोटे छोटे इस पे ला सकते हैं, ताकि आदमी जब अपना उसका व्यवसाय ठीक से चलने लगे और वो चुकाने की स्थिति में आए तो वो उसको चुकाए। देखो, चुकाने की नहीं चुकाने की प्रवृत्ति हमने देश में पैदा कर दी तो सारा इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो जाएगा। हाँ, जैसे आपने ब्याज वाली बात बताई, तो ब्याज माफ होना चाहिए, इसमें कोई नहीं है कि ब्याज को माफ किया जा सकता है, तो कम से कम लोड कम होगा। उसके बाद में आता है ईएमआई कितनी है, तो अभी आप उसको ईएमआई को बिल्कुल मुलतवी कर दीजिए, फिलहाल उसको चुकाने की बाध्यता बिल्कुल समाप्त कर दीजिए, और आने वाले समय में उसी ईएमआई को डिडक्ट कर, मतलब उसको जो है डिवाइड कर दीजिए। मतलब उसको 10 किस्तों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको 2 साल में डिवाइड कर सकते हैं, तो कम से कम आम आदमी उसको चुका तो सके। पिछली बार आपने बताया कि ऐसी प्लानिंग आई थी सामने, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बैंकों ने उसके बावजूद जो है ब्याज समेत ईएमआई जो है वसूली, और उसका कोई समाधान ही नहीं निकला। तो इसको केवल आरबीआई क्यों नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई के साथ तालमेल करके इसको प्लानिंग कर सकती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। मतलब मैं समझता हूँ कि जितना महत्वपूर्ण इशू कोरोना से कैसे लड़ना है, उतना का उतना महत्वपूर्ण इशू ये है। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अरे साहब, फिर जहान ही नहीं रहेगा तो फिर जान करके रख के क्या करोगे? जहान खत्म हो जाएगा। जहान का मतलब है हमारा जीवन, हमारा आम जनजीवन, हम कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे आजीविका चलाते हैं। यदि यही खत्म हो जाएगी, यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर हम जिंदा रह के भी क्या करेंगे? उस बीमारी से मर जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए ये बिल्कुल उतना ही महत्वपूर्ण विषय है आपने जो उठाया, बहुत बढ़िया विषय उठाया कि इस पे सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए। व्यापारियों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। मैं कहता हूँ माफी वाली बात से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ कि कोई चीज को आपको माफ कर दें, लेकिन इतना जरूर है कि उसमें रिलैक्सेशन दे दें, आप ब्याज से मुक्ति दे दें, या उसको चुकाने के लिए आप 6 महीने का टाइम और दे दें, उसके बाद में भी उसको जो है डिवाइड करके चुकाने की फैसिलिटी कर दें, तो कम से कम। और इतना भारत का व्यापारी बहुत समझदार है, बहुत मेहनती है, वो इस बात को समझता है और वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है। यदि गवर्नमेंट ठीक से व्यापारियों के साथ जो संगठन से बात करके काम करे, तो मैं समझता हूँ बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत कठिन विषय नहीं है, लेकिन यह है कि इस पे फोकस किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसमें फिर कई बार क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो कई तरह के क्षेत्राधिकार की समस्याएं आती हैं, मुझे लगता है उसकी वजह से भी नौकरशाही है, इस सारे सिस्टम को उलझा देती है। लेकिन यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और व्यापारिक संगठन लोग मिलके इस पे विचार करें, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। व्यापारियों को, जो छोटे व्यापारी है, बिल्कुल छोटे दुकानदार हैं, उनको बहुत राहत दी जा सकती है, बशर्ते कि हमारे अंदर विल पावर हो। तो राजनेताओं की जिम्मेदारी है। एक्चुअली जो सरकार जो चला रहे हैं, देखो आई दो है, एक तो है आपके पॉलिटिशियंस और दूसरा है तंत्र। एक तो सरकार और दूसरा है तंत्र। तो जो तंत्र, उसमें सारा आईएएस काम कर रहा है। असल में सरकार आईएएस और आरएस चला रहे हैं, पुलिस चला रही है, तो उन पे चलाने की जिम्मेदारी है, उनको थॉट देने की जिम्मेदारी है, उनको प्लानिंग करने बनाने की जिम्मेदारी है, लेकिन उसको जो दिशा निर्देशन की जिम्मेदारी है वो पॉलिटिशियंस की है। तो पॉलिटिक्स और जो हमारा अफसरशाही है, ये मिलके इकोनॉमी वाले मामले में विचार करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि देश को वापस, इकोनॉमी जो है उसको वापस खड़ा किया जा सकता है। हमारे एक आदर्श राजावत जी हैं, वो कह रहे हैं कि वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से जो हम बातचीत कर रहे हैं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है और लोगों के लिए इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता इन्हीं सब चीजों की है। एक हमारे खुराना जी मिश्रा जी लिख रहे हैं कि भाई साहब, शॉप का बिल, रेंट, इलेक्ट्रिक कहाँ से देंगे, इलेक्ट्रिक की जो रिपेयर कहाँ से, कस्टमर को कॉल आ रहे हैं, सरकार इलेक्ट्रिक की शॉप को खोलने के लिए अनुमति प्रदान करे, राज फोटो स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक नवाब का बेड़ा। ये मैं आपको बताऊं गिरधर साहब, एक सबसे बड़ी जो समस्या आ गई है, जो रिपेयर करने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एयर कंडीशन ठीक करते हैं, जब रिपेयरिंग के जो काम करने वाले लोग हैं, एक तरह तो मजदूर की श्रेणी के अंदर उसको बिल्डर को और मिस्त्री को मजदूर की श्रेणी के अंदर ले रहे हैं, परंतु जो इलेक्ट्रिक का काम करने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके से मजदूर की श्रेणी में नहीं दे रहे। जो सरकार का ये दोहरा जो रवैया है,
वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लोग हैं इनको ये समझना पड़ेगा। मैंने आज के इसमें प्रश्न में लिया भी है कि गरीब की श्रेणी में कौन, मजदूर की श्रेणी में कौन, मतलब किसको आप गरीब की श्रेणी में मानते हो? गरीब की श्रेणी में क्या आपके पास में जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जिन लोगों के पास में आपका डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड लोग हैं, क्या वही गरीब हैं? क्या साइकिल रिक्शा वाला कहाँ जाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कहाँ जाएगा, जो अभी इस समय और जो मजदूर हैं वो कहाँ जाएंगे, और गरीब की श्रेणी के अंदर जो और अन्य लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जो आपके बाद में बीपीएल के अंदर लोग हैं, बीपीएल 2000 सन के अंदर बीपीएल बना था, उस बीपीएल के बाद में किसी तरीके का बीपीएल के ऊपर कोई सर्वे नहीं हुआ। क्या 2000 के बाद में गरीबी रेखा और नीचे गिरी है? इतने लोग जो आए हैं, निश्चित रूप से जिन लोगों ने उस समय उन सब चीजों को के अंदर समझते थे, उन्होंने उन सब चीजों की रजिस्ट्रेशन करा लिए। क्या उनकी गरीबों की जो सीमा है, जो गरीबों के जो नाम है, क्या उनके ऊपर कोई सीमा, मतलब उन लोगों का के लिए कौन धनी हो रही है, उनको कौन देखेगा? निश्चित रूप से जो रजिस्टर्ड करा लेता है नगर निगम में, वो व्यक्ति ठेला लगाने के लिए ऑथराइज होता है, परंतु जो गरीब आदमी, जो बेचारा जो जीवन अपना यापन करने के लिए ठेला घुमा रहा है, उसके जीवन के अंदर किसी तरीके को उसका कोई बोलने वाला नहीं है, उसके कोई सुनने वाला नहीं है, उनके लिए उसकी गरीबी रेखा उसको कभी माना ही नहीं जाता है। तो इस तरीके से किस तरीके से इन सब चीजों के ऊपर होगा? ये बहुत बड़ी चीज है। निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक की जो शॉप्स है, इनको कहीं ना कहीं मजदूर की श्रेणी में डालकर, मजदूर डायरी बनाकर किसी भी तरीके से इनको कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए। क्या कहना गिरधर सर के बारे में आप बताएं जी। बिल्कुल सही बात है। और ये एक्चुअली क्या है, अभी पिछले 15 दिन के अंदर ये समस्या सामने आ ही गई। हालांकि जब लॉकडाउन लगाया गया था और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, उसी समय हमारे प्रदेश के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको बैठ के पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स को और जो आईएएस जो इसको जो इम्प्लीमेंट कराते हैं गाइडलाइन को, उनको बिठा के प्लानिंग कर दी और गाइडलाइन जारी कर दी। उसमें यदि उन अधिकारियों को भी बिठाते, उन वित्तीय सलाहकारों को भी बिठाते कि साहब ये तो ठीक है कि कोरोना को हम ऐसे निपटना है, लेकिन इकोनॉमी का हमें कैसे ध्यान रखना है, उन अधिकारियों को साथ में लिया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि वो पार्ट अधूरा रह गया है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि उस पर बिल्कुल भी अभी तक तो ध्यान नहीं दिया गया है। और अब जब समस्याएं 15 दिन के आने, आप देखो सैलून, मैं कहता हूँ सैलून जो हेयर कटिंग सैलून्स हैं वो बंद है, वो भी जो है एक तरह से मजदूर की श्रेणी में ही है ना, मतलब मजदूरी करते हैं, डेली कमाते खाते हैं। ऐसे ये प्लम्बर का काम करते हैं, हाँ, डेली जो कमाने खाने वाले लोग, दोनों बातें, केवल इतना नहीं है कि केवल उनको राहत पहुंचानी है, उनको काम देना है। काम देना अपनी जगह पे है, लेकिन उन सेवाओं की आज जरूरत है। आज इतनी गर्मी पड़ रही है तो अब लोगों को पंखे करवाने हैं, कूलर में कोई सामग्री डलवानी है, वो सारी दुकानें बंद हैं, और उसको जो टेक्नीशियन है वो आपको अवेलेबल नहीं है, टेक्नीशियंस को पास देने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये समस्याएं बहुत गंभीर हैं, मतलब इस पे ध्यान कोई दे नहीं रहा है। सच्चाई तो ये है कि ध्यान दे नहीं रहा है। अच्छा, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि इस बारे में गाइडलाइन वो हर बार जो है राज्य सरकार के और मुंह ताकता है। राज्य सरकार क्या कह रही है, राज्य सरकार क्या गाइडलाइन जारी कर रही है, उसका सारा ध्यान केवल गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने में लगा। अपने स्तर पे वो कोई प्रयास ना तो कर पा रहा है, ना उसमें करने की इच्छा शक्ति छोड़ी है। देखिए हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसमें यदि कलेक्टर एसपी अपने स्तर पे यदि कोई योजना लागू करने की कोशिश करेंगे तो स्थानीय जनता और स्थानीय पॉलिटिशियंस उसका विरोध कर देंगे। तो इसलिए उनकी अपनी नौकरी की मजबूरी है। तो वो तो क्या है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है, एक एक लाइन पे वो बेचारे चलते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत जल्द, अभी जो हमारे सज्जन ने जो मुद्दा उठाया है बिजली के सामान का, दुकानों का और ये इलेक्ट्रिशियंस का, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और गवर्नमेंट को आजकल में ही इस बारे में विचार करना चाहिए। यदि शहर में प्रतिदिन 500 टेक्नीशियंस, चाहे वो बिजली के हों चाहे वो पानी के हों, यदि निकलेंगे कम से कम, एक तो उनको रोजी मिलेगी, दूसरा ये आम लोगों को राहत तो मिलेगी ना कम से कम। आज यदि मान लो आपकी टंकी लीकेज हो रही है, अब आप उसको ठीक ही नहीं करा सकते क्योंकि इलेक्ट्रिशियन नहीं है, वो आपका जो है प्लम्बर नहीं है। ये इन्होंने जो मुद्दा उठाया ये बिल्कुल आम जन समस्या जो है, वो जिससे अब लोग जूझ रहे हैं। हेयर कटिंग सैलून वाले, अब बेचारे कई लोग जो घर पे दाढ़ी नहीं बनाते हैं, बाल नहीं बना सकते हैं, उनकी हालत क्या हो रही है पिछले 15-20 दिन के अंदर। तो इसीलिए इन सारी चीजों पे अभी बिल्कुल इसी के साथ साथ ध्यान देना चाहिए। बीमारी अपनी जगह पे है, उसका जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की जो जरूरतें हैं उस पे भी उनको, अच्छा उसके अलावा जिला प्रशासन को भी अपने स्तर पे, निचले स्तर पे जो शिकायतें आ रही हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए। कई बार क्या होता है
कि ग्राउंड लेवल पे से जब तक आपके पास स्टेट गवर्नमेंट तक कोई चीज जाएगी नहीं, तो वहां पे जो अधिकारी बैठे हैं वो उस पर कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो आमतौर पर जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की इस रूप में है कि स्थानीय प्रशासन बताए कि साहब अजमेर में ये हालात हो रखे हैं, इन वर्गों के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, इनको कैसे रिलीफ दिया जा सकता है या इनको किस तरह से छूट दिया जाए, उसका क्या तरीका हो सकता है, उस पर आप कोई प्लानिंग कीजिए। तो ये जो फीडबैक है इसको भेजने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है, और जब ये यहाँ से प्रस्ताव जाएगा तो निश्चित रूप से ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं उनको इस पर विचार करने का मौका मिलेगा और वो इस पर कोई ना कोई काम करेंगे। तो इन्होंने जो मुद्दा उठाया है अकेला केवल बिजली का ही नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत है, किसी को काम की जरूरत है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ अभी मैं उस दिन एक दुकानदार ने बात कर रहा था कि उसके पड़ोस में गोलगप्पे वाला है, बेचारा रोजाना शाम को 4-5 बजे गोलगप्पे लगाया करता था और 3-4 घंटे में वो जो भी गोलगप्पे बेचता था उससे उसकी आजीविका चलती थी। और वो कह रहा है भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये गोलगप्पे वाला कर क्या रहा होगा, मतलब रोटी कहाँ से खा रहा होगा, अपने परिवार को खाना कहाँ से खिला रहा होगा। अब बताओ, एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि कितनी समस्या है, आम आदमी कितना परेशान हो चुका है। अच्छा, इसका परिणाम क्या होगा मैं आपको बताऊं ना, अब इस पे यदि ध्यान नहीं दिया गया तो एक तो लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ेगा, दूसरा इससे मुझे लगता है चोरी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आप जब नेगेटिविटी में आएगा, उसको खाने को नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट उसको व्यवस्था नहीं करेगी, तो क्या करेगा वो, फिर चोरी डकैती के काम चालू हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये तो हम देखते हैं ना, हमारे जो सिस्टम है आपराधिक तरह क्यों होता है। गिरधर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से जो चोरी की खबर है, इनकी वारदात लगातार देखने में आ रही है। आज भी जो एक बड़ी चोरी निश्चित रूप से हुई है, पिछले दिनों आपने देखा कि जो पुरानी मंडी में भी चोरी हुई है और नया बाजार के अंदर चोरी हुई है। यदि भुखमरी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से चोरियां बढ़ेंगी और आदमी कहाँ जाएगा, किसी से उसको पेट भरना होगा तो कहाँ से किस तरह भरेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित रूप सही। एक आदर्श राजौर जी, वो कोरोना के टाइम में सोशल मीडिया जो है वो भ्रामक जो है कई तरीके की इंफॉर्मेशन डाल रहा है, उसकी वजह से लोग पैनिक क्रिएट हो रही है। उनके लिए कैसे उनको रोक सकते हैं, उसके ऊपर भी निश्चित रूप से स्वामी न्यूज का जो बेसिक पर्पज है और लगातार आप लोगों के साथ में जो जुड़े रखने का मकसद वो ये है कि हम किसी भी तरीके की किसी को भी पैनिक नहीं होने देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति पैनिक हो गए। यदि कोई भी व्यक्ति पैनिक होगा तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि उसका नुकसान इस शहर को ही होगा, कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को होगा। तो हम लोग निश्चित रूप से उनको पैनिक नहीं होने देना चाहते हैं, उनको ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से पैनिक, और हम इन सब चीजों के ऊपर विशेष रूप से कर रहे हैं। ये हम मजदूरी करने वाले हैं, निश्चित रूप से जो रिपेयर करते हैं। आपकी जो बात है बिल्कुल हमने बहुत ही लंबे रूप से गिरधर वैसम ने आपकी बात रखी है। आज अपने मोटिवेशन और पॉजिटिव कैसे रहे उसके कोरोना के टाइम में, निश्चित रूप से हम इन सब चीजों के ऊपर जो मोटिवेशन अलग से मोटिवेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किस तरीके से और कार्यक्रम भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिन सब चीजों के अंदर लोगों को मोटिवेशन रखने के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप आदर्श जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से हम इन सब चीजों के ऊपर स्वामी न्यूज निश्चित रूप से कार्य कर रहा है। लोकल समाचार के माध्यम से जब रोज देश में हालात देखता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी महामारी की हालत में मेडिकल सर्विसेज और रेस्पॉन्स दवाइयां, कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर ऑक्सीजन गैस हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सब इंसानियत मर चुकी है। सब जब जानवर हो चुके हैं। 10 दिन में 1,000 रुपए था वो 4,500 5,000 रुपए में बिक रहा है। आज परिवारजन रोड पर हैं, गंभीर हालत में घूम रहे हैं, लेकिन किसी हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैं भर्ती हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी स्थिति स्थिर है बिल्कुल निश्चित रूप से। एक्चुअल में इन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा ठीक नहीं किया, परंतु मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल, जो पवन जी ने जो बात कही है ये बात बिल्कुल सही है। समय की जो आज की स्थिति है वो आज मैंने स्वयं मतलब ये चीज जानी। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में कम से कम मैंने 5 हॉस्पिटल में किसी को एकदम ज्यादा तबीयत एकदम खराब हो गई, क्योंकि कल हम डॉक्टर के साथ में निश्चित रूप से एक शो करेंगे। उन्होंने डॉक्टर ने मेरे को बोला कि हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस समय जो लोग हैं वो लोग बाग जो सही टाइम पे दिखा के ने आना चाहिए उस समय सही टाइम पे नहीं दिखा रहे, और सही टाइम में नहीं दिखाने की वजह से उसके अंदर किसी तरीके का दबाव आ जाता है, और जब दबाव आता है तो उसकी ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाती है। जब उसकी ऑक्सीजन शॉर्ट होती है तो वो तरीमाम करके इधर उधर भटकता है, तो जो उसका ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है उसकी ऑक्सीजन की शॉर्टेज और बढ़ जाती है, क्योंकि वो भाग दौड़ करता है। सारे लोग उसके घर वाले उसके अंदर उसके साथ में लग जाते हैं, सारे लोगों के दिमाग में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और डेफिनेटली उन सब चीजों की हो जाए। तो उन्होंने यही चीज बोली कि इस समय जितनी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों की मोटिवेशन की आवश्यकता है।
क्यों ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता है, किस तरीके से उसको ध्यान रखना चाहिए। 4-5 दिन वो घर पे पड़ा हुआ है तो 4-5 दिन अपने घर पे न पड़ा रहे। यदि उसको कहीं परेशानी हो रही है तो कहीं शेयर करे ना, किसी भी डॉक्टर को दिखावे, किसी नर्सिंग स्टाफ को दिखाए, कम से कम अपनी बात को शेयर करे। आदमी शेयर कर नहीं रहा है और शेयर नहीं करता तो उसकी वजह से उसको नुकसान होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से नई नई बात हो रही है। जो दवाइयां हैं वो दवाइयां बहुत महंगी होती जा रही है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिन दवाइयों की कीमतें स्तरीय आसमान में फैल चुकी हैं। यहाँ तक कि वो जो एक ऑक्सीमीटर आता है जो नापने वाला आता था, मैं समझता हूँ 1000-1200 रुपए के अंदर बाजार में मिलता था। अब कल हमारे यहाँ से किसी को लेने के लिए भेजा तो उसने 3000 रुपए कीमत बताई उसकी। तो निश्चित रूप से यदि इतनी कीमतें यदि ऊपर चली जाएंगी और निश्चित रूप से यदि आदमी के साथ में स्थिति आएगी और इन सब चीजों की महंगाई बढ़े के अंदर कहीं ना कहीं तेलों की कीमत कहाँ पहुंच गई। महंगाई का अभी समय आलम इस तरीके का हो चुका है कि जहां दालें जो रेट थी, दालों की रेटें बढ़ चुकी है, जहां परंतु वो आदमी उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है क्योंकि उसका दिमाग में भी ऑक्सीजन है, उसके दिमाग में सिर्फ दवाई है। परंतु कहाँ दवाइयों की जो दालों की कीमत पहुंच गई है, कहाँ पर इस समय तेलों की कीमत पहुंच गई है, कहाँ इस समय गैस के सिलेंडर की रेट पहुंच गई, उसका सारा ध्यान इस समय सिर्फ बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बीमारी बीमारी इससे बाहर नहीं निकल रहा है। जबकि उसके रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा बड़ा तूफान आ चुका है। सब्जियां जरूर सस्ती हैं, सस्ती हैं इसलिए सब्जियां सस्ती हैं क्यों सब्जियों की बिक्री नहीं है, क्योंकि जितना बड़े रेस्टोरेंट बन रहे हैं, बड़े होटल बन रहे हैं, बड़ी शादियां होनी है जो उस समय चालू होती है, वो सब्जियां वहां पर जहाँ खपत होती है वहां पर कंजम्पशन नहीं हो रहा है, इसलिए सब्जियां जरूर सस्ती दिखने में आ रही है। बाकी हर चीज महंगी है। क्या बोलते हैं गिरधर वैसे इस बारे में? जी गिरधर सर। नहीं, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। वो तो आपने कह रहे हो ना, अभी 2-3 दिन के अंदर तो सब्जियों के रेट्स भी बहुत हाई है, सारी सब्जियां महंगी हैं। यहाँ तक कि जो जैसे आम जो नींबू है, नींबू तक जो है 2 से 3 गुना रेट तक उसकी कीमत बढ़ गई है, क्योंकि इस समय नींबू की कीमत अचानक बढ़ गई है, तो गर्मी की वजह से, और दूसरा क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन सी और नींबू लेना चाहिए, नींबू की रेट बढ़ गई है। तो केवल आम जो सब्जी नहीं, उसके अलावा बहुत सारी की सारी चीजें, चाहे तेल हो, चाहे दाल हो, दूसरी जितनी भी जरूरत के सामान है, सारे के सारे बढ़ गए हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ, ये दुर्भाग्य की बात है, ये कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे यहाँ एक चलन है, हमारे मार्केट का एक चलन है कि हम तुरंत कालाबाजारी पे उतर के आ जाते हैं। व्यापारियों को इससे बुरा नहीं मानना चाहिए, पूरे सिस्टम का दोष है। व्यापारियों को अपनी समस्याएं हैं, लेकिन आम आदमी भी क्या करता है, एकदम से उसका स्टोरेज करना चाहता है। जैसे उसको लगता है साहब आने वाले दिनों में नहीं मिलेगी, तो वो जिसके पास पैसा है वो मार्केट से एक साथ इकट्ठा करना चाहता है, तो मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है। जब शॉर्टेज आ जाएगी तो उसकी रेट बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी चीज, ये दो व्यापारी की जिम्मेदारी है, आम आदमी की जिम्मेदारी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसकी जो मॉनिटरिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। कालाबाजारी दबा के हो रही है, हर चीज में कालाबाजारी हो रही है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कलेक्टर, एसपी, पूरे तंत्र को पता है कि कालाबाजारी जम के हो रही है, उसके बावजूद उस पे मॉनिटरिंग कैसे की जाए। आज तक भी एक भी ऐसा केस पिछले 15-20 दिन के अंदर नहीं आया कि साहब इतने कालाबाजारियों को पकड़ा गया या उनके स्टॉक को जब्त किया गया। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उस पर। ये बहुत नेगली है, बहुत गंभीर स्तर की नेग्लिजेंस है। उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? आम आदमी को। देखो, जो ब्लैक मार्केटियर है वो तो पैसा इकट्ठा कर रहा है, जो स्टॉकिस्ट है वो, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी की बात है, जिस दिन ये लॉकडाउन अभी लागू किया ही गया था, लॉकडाउन लागू करने के वेरी सेकंड डे, आप देखिए वेरी सेकंड डे, पूरे अजमेर के मार्केट से जितने भी पान की दुकानें हैं, जितने भी किराना स्टोर हैं, और जितने भी जो छोटे जो दुकानदार हैं, उनके यहाँ से बीड़ा और तंबाकू गायब हो गया, एक में गायब ही हो गया। मैंने व्यापारी मित्र पूछा, गायब कैसे हो गया, सारी जगहों से गायब कैसे हो गया, अचानक कैसे खत्म हो गया? तो उन्होंने कहा साहब स्टॉकिस्ट ने जो है उस माल को दबा लिया, उसने सप्लाई देना ही बंद कर दिया। उसको मालूम है कि आने वाले दिनों में मेरे को ज्यादा रेट देके बेचना है, उसने सप्लाई बंद कर दिया। नतीजा होगा नीचे का पूरा सप्लाई सिस्टम बंद हो गया। ये क्या है? ये ब्लैक मार्केटिंग ही तो है। लेकिन सवाल ये है कि उस पर कंट्रोल कौन कर रहा है? जिनकी जिम्मेदारी, चाहे जिला अधिकारी हो या दूसरे जो अधिकारी इसके जिम्मेदार अधिकारी हो, वो क्या कर रहे हैं? कंट्रोल नहीं है। मतलब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, प्रशासन का ये कमजोरी है तो है, और उसको ठीक करना पड़ेगा। आम आदमी को राहत तो दीजिए ना। मतलब कोई भी आदमी, जरूरत की तेल का पीपा जो मतलब अभी 6 महीने पहले तक 1200, 1300, 1400, 1600, आप देखो कहां पहुंच गया, वो 2700, 2800 तक पहुंच गया। ये इस पे कंट्रोल क्यों नहीं है?
या आप केवल ये कह के कि साहब क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है इसीलिए रेटें बढ़ेंगी, ऐसा कह के मुक्त हो जाएंगे, उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे? तो ये इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो हमारे जो दर्शक है उन्होंने वाकई अच्छा मुद्दा उठाया है, और खास करके चलो ठीक है दूसरी चीजें तो महंगी हो ही रही हैं, लेकिन मेडिकल को लेकर के भी वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। अभी आपने बताया ना जो इंजेक्शन वाली बात बताई, उसके अलावा आपने जो ये ऑक्सीजन को नापने वाला जो यंत्र है, बिल्कुल मुझे जानकारी में है। 15 दिन पहले वही 1000-1200 में आ रहा था, आज वही जो है 2500 तक मिल रहा है, और कई जगह तो मिल ही नहीं रहा, मिल नहीं रहा। उसकी वजह है, उसके लिए बिल्कुल वजह है, क्योंकि पहले मतलब अब हर आदमी चाहता है कि मेरे पास होना चाहिए, तो आखिर इतनी सप्लाई भी तो आनी चाहिए। जब सप्लाई, थर्मामीटर जो है मार्केट से गायब हो गया, आप देखिए, आप थर्मामीटर लेने जाइए नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सप्लाई नहीं है उतनी, उसमें सोच नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आप लूट क्यों मचाए हुए हो? आप थोड़ा उसका मुनाफा आप उसका बढ़ा सकते हो, लेकिन आप दुगुना तिगुना, मतलब मेडिकल में तो जैसे माफिया होता है ना, माफिया, उस तरह से काम चल रहा है। दूसरी आवश्यक वस्तुओं में तो चलो ठीक है, छोटा मोटा दुकानदार है, स्टॉकिस्ट है, उसने वो बदमाशी कर ली, लेकिन मेडिकल में तो बाकायदा माफिया सक्रिय है, जो चीजों की मार्केट में सप्लाई को एकदम से फेंकता है, फिर खींचता है, फिर फेंकता है, फिर खींचता है, और पूरे सिस्टम को उसने गड़बड़ कर रखा है। तो इन्होंने जो मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर मुद्दा है, और कम से कम ऐसे काल में तो उपकरण है, उनको लेकर के यदि ये बेईमानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो ये बहुत मतलब ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो मतलब केवल अपने खुद का घर भरना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। निश्चित रूप से गिरधर साहब अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुशाल सिंह जी चौहान दिख रहे हैं कि हमने न्यूज में सुना है कि जो इजराइल है उसमें कोरोना फ्री हो गया है, और वहां पर जो गवर्नमेंट ने मास्क हटा दिए हैं, और ये सब अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। निश्चित तो ये बात बिल्कुल कुशाल जी बिल्कुल सही है, आपने कहीं गलत नहीं सुना है। निश्चित रूप से जो इजराइल है उसने इजराइल ने सभी लोगों के मास्क हटवा दिए हैं, और उन्हों के यहाँ पे 80% के करीबन उनके यहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुका है। और निश्चित रूप से वहां पे जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, और यदि हम यदि इस समय आने वाले समय के अंदर देखेंगे भी, तो आने वाले समय के अंदर इजराइल नंबर 1 दुनिया के अंदर, बहुत छोटा सा स्टेट, बहुत छोटा सा कंट्री है, परंतु निश्चित रूप से आने वाले समय में देखेंगे जो तकनीक की दृष्टिकोण से जितना तेजी से इजराइल इस समय अपना पूरे साम्राज्य कर रहा है, निश्चित रूप से इस समय चीन और इजराइल का यदि हम बात करें तो इजराइल के चीन के अंदर भी इस समय मास्क हटने शुरू हो गए, और वहां पर भी जो कंट्री है वहां पर मास्क का सिस्टम खत्म कर क्योंकि वहां वैक्सीनेशन का जो काम है वो वैक्सीनेशन वो बाहर भी नहीं दे रहे, और पहले कह रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर पहले हम वैक्सीनेशन करेंगे और उसके बाद ही इन सब चीजों को पहुंचाने का काम करेंगे। और वहां पर भी जो अधिकतर लोग हैं वो वैक्सीनेशन हो चुके हैं। हमारी कंट्री में तो अभी इस समय यदि हम बात करें तो 10% के करीबन ही हमारे कंट्री के अंदर इस समय वैक्सीनेशन हुआ है। अभी 18 साल से ऊपर वाली जो एक बड़ी पीढ़ी है, वो बड़ी पीढ़ी को तो अभी इस समय मतलब बड़ी मतलब जो लोग हैं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी जिसमें, तो क्वांटिटी का तो अभी 1 तारीख से चालू होना था, परंतु उसमें भी कई तारीख की तरीके से निश्चित हुआ है। हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहाँ पर पास है, इलेक्ट्रिशियन के लिए कहाँ पर पास मिलेगी। मैं आपको गोपाल जी, मैं आपको एक छोटा सा निवेदन कर दूं, इस समय पास का सिस्टम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने प्लान किया था, यहाँ के अजमेर के जो स्थानीय प्रशासन पुलिस ने विचार किया था कि यहाँ पे पास दिए जाएंगे, परंतु पास का सिस्टम इस समय समाप्त हो जाएगा, किसी के पास भी पास नहीं है। परंतु यदि आप किसी इलेक्ट्रिक के सिस्टम में, यदि किसी के मकान में आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उस इलेक्ट्रिक की दुकान से अपने को लेना पड़ेगा कि मैं किसी कंस्ट्रक्शन की तो यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो आपको एक तो परमिशन मिल जाएगी। दूसरा मैं आपको एक और बता दूं कि आने वाले समय में जब भी आपके हमें फुर्सत मिले, आप अपने यहाँ पे मजदूर डायरी बनवा ले। में मजदूर डायरी यदि आपने बनवा ली तो आने वाले समय के अंदर एक आपके पास ऑथराइज गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें उसमें इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी रहेगी। यदि इसके बारे में निश्चित रूप से हम बहुत सारी जानकारी आने वाले समय के अंदर लोगों को मालूम ही नहीं है कि मजदूर डायरी बनती है, कैसे बनती है, उसके प्रोसीजर्स क्या है, उनको किससे, हम इन सब चीजों के ऊपर निश्चित रूप से समझ आने वाले समय के ऊपर इसमें एक बड़ी एक डिबेट कर और लोगों की इंफॉर्मेटिव जो डिबेट है, कुछ अधिकारियों को लाकर हम लोगों के साथ में जोड़ने का प्रयास करें। अभिषेक शर्मा जी कह रहे हैं कि गिरधर सर सही कहा कि गरीबी बड़ी ही क्राइम बढ़ेगा, इस पर सरकार जो प्लानिंग कर लेगी नहीं चाहिए, वरना खतरनाक हालत देखने को मिलेंगे।
गिरधर तेजानी जी, अभिषेक शर्मा लिख रहे हैं कि निश्चित रूप से जो गिरधर भाई साहब ने जो क्राइम की बात कही है, आने वाले समय में क्राइम डेफिनेटली बढ़ सकता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, और निश्चित रूप से इसके हम लोग प्रत्यक्ष उदाहरण भी देख रहे हैं। सरकार ने इन सब चीजों के ऊपर योजना नहीं बनाई, और सरकार ने कुछ गरीबों के लिए और निश्चित रूप से कुछ यदि योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि हमने आज का जो सब्जेक्ट दिया है प्लानिंग कौन करेगा, यदि प्लानिंग यदि निश्चित रूप से हो जाएगी तो ये जो इस समय जो त्रहिमाम त्रहिमाम वाली जो स्थिति आने वाली है, उन त्रहिमाम त्रहिमाम वाली स्थिति से हम निश्चित रूप से बचा जा सकता है। विक्रम जी लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, कल मैंने भी बात रखी थी कि जो व्हीलर चालक हैं उन्हें रोजगार चलाने के लिए महीने की जो किस्त भरते हैं कितनी दिक्कत आएगी, निश्चित तौर से समझने भी फाइनेंस कंपनियां वाले जोर डालेंगे। कोरोना टाइम के अंदर मेंटली डिस्टर्ब होने पर मजदूर कब प्रभाव पड़ेगा, सरकार कृपया सरकार इस और ध्यान देना चाहिए। 6 महीने का या 3 महीने का समय दिया जाए, निश्चित रूप से। जय हिंद। धन्यवाद विक्रम जी, आप बहुत ही सही आपने बात कही है, उसी के बारे में हम लोग बातचीत करें। और मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं कि जो स्वामी न्यूज है इसकी बात को लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, निश्चित रूप से हमारे साथ में जो रोजाना डिबेट हो रही है, जो हमारी सारी बातचीत हो रही है, उनके ऊपर बराबर मॉनिटरिंग हो रही है, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ से भी पत्र बनाकर भेजा जा रहा है कि ये चीजें लोगों की दिक्कतें आ रही है उसको सरकार तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, यदि ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। 2 कमेंट तो क्या गिरधर है, हम अपनी बात को जान रहे हैं। सरकार के लिए क्या इंसान मर रहे हैं उनको मरने दो। निश्चित रूप से दीपक जी ऐसा नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल भी न सोचे। निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। इस समय परिस्थिति धैर्य रखने का है। इस समय जिस व्यक्ति ने धैर्य रख लिया वो आने वाले समय के अंदर किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने देखो, सरकार के पास में एक अपने सिस्टम होते हैं, उनके सोचने वाले लोग बड़े पदों पे बैठे होते हैं। निश्चित रूप से जो जमीन पे जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उसको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना लेकर है। डेली काम करने वालों के लिए सरकार के लिए वोट बैंक है, और सरकार काम गया उन जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। क्या बोलते हैं गिरधर भाई साहब? दीपक जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से बात को रखा है, आप क्या बोलते हैं? जी गिरधर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो स्टेटमेंट है और इन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसमें दर्द है, आम आदमी का दर्द है। और इस दर्द, ये मुझे लगता है कि ये जो दर्द है इसके प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो हमने कहीं ना कहीं खो दी है। मतलब हर स्तर पे हमने संवेदनशीलता खो दी है, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे बड़े अधिकारी हों, चाहे निचले स्तर के अधिकारी हों, चाहे व्यापारी हों, हर स्तर पे हमने संवेदनशीलता हमारी बढ़ गई है। और उसी की वजह सारा सिस्टम में जो बड़ुश है, कहता हूँ इस बीमारी से मुकाबला करना आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया है, ऐसा नहीं है। ये तो केवल इसलिए ऐसा लगता है कि साहब अब ये बीमारी का क्या होगा, आने वाले क्या होगा, ये सारा हमने ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया है। आज हम जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं कि साहब किस तरह से देखो ये सारा पैनिक क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब मृत्यु दर निश्चित रूप से बढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं है जितना जो हवा खड़ा किया जा रहा है। आज भी लोग घरों पे इलाज ले रहे हैं, मेरी जानकारी में है बहुत सारे लोग, जिन लोगों को कोरोना हुआ उन किसी ने जांच कराई, किसी ने नहीं कराई, उसके बावजूद उन्होंने घरों पे इलाज लिया, आज वो ठीक हो गए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे जान पहचान वाले हैं जिन लोगों ने घर पे इलाज ले लिया, उन्होंने एडवांस में वो दवाइयां ले ली जो ऑलरेडी पॉजिटिव वाले को हॉस्पिटल में दी जा रही हैं। उन्होंने 3 दिन का 5 दिन का डोज दिया और घरों पे ठीक हो गए। तो थोड़ा पैनिक को निकलने की आवश्यकता है। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि हमको थोड़ा पॉजिटिव और पैनिक क्रिएट नहीं करना है। सारी समस्या की जड़ पैनिक की वजह से है, ऑक्सीजन की हो चाहे बेड्स की हो, सारा पैनिक की वजह से हो रहा है। और निश्चित रूप से सरकार के अपने लिमिट, हम चाहे सरकार की कितनी भी आलोचना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। यदि बिल्कुल हमारे यहाँ जेलैंड में एक आखिर एक लिमिटेड व्यवस्था है, कौन दोषी है? तो इसका मतलब ये है कि पैनिक क्रिएट हो रहा है, उससे निकल के आए। मैं समझता हूँ इस समस्या का समाधान है, लेकिन उससे एकमात्र निकलने का उपाय है कि ये जो बूम क्रिएट हो गया है ना, उससे हमको निकलना पड़ेगा। उसके अलावा नहीं तो आने वाले दिनों में कहीं मारामारी मचेगी। आप देखो कि गैस सिलेंडर्स को करके कई अजमेर में तो नहीं थे ऐसी स्थिति आई, बिल्कुल लड़ाई झगड़े मार कुटाई चालू हो जाएगी। आप देखो
लोग फैक्ट्रियों के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं एक गैस सिलेंडर लेने के लिए। तो आने वाले दिनों में मारामारी नहीं मच जाए, उसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट के लेवल पे भी और मीडिया के लेवल पे भी कि उनके अंदर पॉजिटिव विचार, सकारात्मक बातें करें और बना के नहीं करते सब लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं। ऐसा नहीं आप माहौल क्रिएट करोगे तो आम आदमी जिसकी समझ बहुत कम है वो तो सोचेगा ना पता नहीं क्या हो रहा है। तो आम आदमी का जो मानसिक स्तर है उसको ध्यान रखें, अखबार वालों को, मीडिया वालों को कोशिश ये करनी चाहिए कि पैनिक क्रिएट नहीं करें और लोगों के अंदर जो है सकारात्मक विचारों को करने के लिए प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ इस समस्या का बहुत स्तर पे जो है मुकाबला हम कर सकते हैं। बाकी जिम्मेदारी जो सरकार की है वो अपनी जगह पे है और जो जनता की जिम्मेदारी है, चाहे मास्क की है या दूसरी जो जरूरी चीजें हैं, उस पर जनता को भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं गिरधर साहब कि ये सारी चीजें हैं। हाँ जी, निश्चित रूप से इस समय जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, उन्होंने जो पास वगैरह इशू करे और सारा करने के बाद दूसरे तीसरे दिन उस सब चीजों को वापस लेना पड़ गया। कहीं ना कहीं प्लानिंग न होने की वजह से ये सारा सब कुछ करना पड़ा और कई सारे व्यापारियों को बीच में प्लानिंग, व्यापारियों को, कई लोगों को, व्यापारियों को परमिशन दी गई। उन व्यापारियों को परमिशन देने के बाद में उनकी परमिशन हटा दी गई और कुछ लोगों को परमिशन दी गई, परंतु कुछ उसमें कई तरीके के समय के अंदर बदलाव किए गए। इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं गिरधर साहब? बिल्कुल देखिए ऐसा है, मैं मानता हूँ कि जो जिला प्रशासन है वो राज्य सरकार की गाइडलाइन पर ही काम करता है। उनकी अपनी मर्जियां हैं, उनको राज्य स्तर पे जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनको डेली रिपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारे की क्वेश्चनरी आती है उसको उनको जवाब देने पड़ते हैं। तो ये बात सही है कि जिला कलेक्टर या एसपी के ऊपर उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चलने की जिम्मेदारी होती है, सारा ध्यान उनका मैं समझता हूँ कि स्थान इसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये जो जिससे पास वाला सिस्टम है, अब ये मैनेज करना कठिन नहीं था। इसके लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी यहाँ ऑब्जर्वर बन के नहीं आएगा, इसको आप ही को प्लानिंग करना है। लेकिन आप ये इस बात का पक्का प्रमाण है, आपने जो बात कही ना कि पास वाला सिस्टम दूसरे या तीसरे दिन वापस लेना पड़ा, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आपने पास की जो व्यवस्था की थी कुछ सोच के, आपका जो सोच बिल्कुल ठीक था, आपने जो पास की व्यवस्था लागू की थी उसके पीछे जो दृष्टिकोण था बहुत अच्छा था। जिला कलेक्टर महोदय ने यदि इस पर विचार किया और पास का सिस्टम लागू करने की बात करी तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव थॉट था, लोगों के उनकी समस्याओं को समझने का थॉट था। लेकिन उसकी प्लानिंग ठीक से नहीं हुई, नतीजा ये हुआ कि दूसरे और तीसरे दिन ही गवर्नमेंट को, इसलिए जिला प्रशासन को और पुलिस को समझ में आ गया कि इससे बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और सारा का सारा लोड पास बनाने का जो थानों पे आ गया। तो ऐसी स्थिति में अब वो पुलिस जो है आपके कोरोना से वॉरियर की तरह लड़े या वहां पे लोगों के पास वापस देना पड़ा। मैं कहता हूँ इस पर फिर विचार करना चाहिए। पासेस की निश्चित रूप से जरूरत है, विभिन्न वर्गों को पास की जरूरत है, इसको समझना चाहिए जिला कलेक्टर को। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है गिरधर साहब, एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कल सुबह 11 बजे पीएम ने सारे मंत्रियों को बुलाया और कोई बड़े अहम फैसले ले सकते हैं। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि आज वहां पर चुनाव, जो अंतिम जो चुनाव होने थे वो कहीं ना कहीं चुनाव समाप्त हो चुके हैं। जो आज वहां पर जो चुनाव के वोट डलने थे, अब एग्जिट पोल भी आज से आने शुरू हो जाएंगे। 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब ये बहुत ही बड़ी व्यवंडा है। निश्चित रूप से चाहे हमारे राजस्थान की सरकार ले लें, चाहे केंद्र की सरकार ले लें, इस समय की जो स्थिति है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चुनाव को लेकर, और अजमेर में भी चुनाव हुए हैं, अजमेर में भी कई सारे मेले भरे हैं, सब चीजें, इतनी बड़ी बीमारी, सब चीजों को देखते हुए क्या आप बोलते हैं कि समय के अंदर इन सब चीजों को यदि हम नटसेल में बात करें तो जाते जाते ये चीज को बताया, 2-3 कमेंट उनको हम बाद में लेंगे। पहले आप इस बारे में आप एक बार निश्चित रूप से अपना विचार रखें। जी गिरधर साहब। गिरधर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी आवाज बिल्कुल आ आ रही रही है क्या? है जी। आ रही है, थोड़ी टूट टूट के आ रही है पर आ रही है जी। मेरी आवाज आप तक बोले गिरधर साहब। डाली थी फेसबुक पे। हाँ आवाज आ रही है? हाँ तो हाँ हाँ जी जी। अ, निश्चित रूप से आपकी आवाज बंद हो गई है गिरधर साहब। मैं आपको एक बार निकालूंगा, फिर वापस आपको शायद लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरधर साहब की जो आवाज हमको मिलनी चाहिए उतनी हम लोगों को शायद उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार गिरधर साहब मेरा निवेदन है, एक बार आप वापस एक बार आ जाएं जी। एक बार वापस आ जाए, क्योंकि निश्चित रूप से की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न के ऊपर आके और बात हुई है। निश्चित रूप से आपको बता दें, जब तक हम लोग कमेंट ले लेते हैं, सुनील जैन साहब कह रहे हैं कि सरकार को सभी बिजनेस में बैक प्लान बनाना चाहिए। निश्चित रूप से यदि ब्लैक प्लान नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार बोल रही है कि फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं, व्यापारी को क्या होगा, उनके पूरा चौपट हो चुका है। बिल्कुल निश्चित रूप से बात बिल्कुल श्याम जी, आज का जो सब्जेक्ट हमने रखा है वो बिल्कुल निश्चित रूप से यही रखा है कि प्लानिंग निश्चित रूप से सरकार को करनी पड़ेगी। यदि सरकार बड़ी प्लानिंग नहीं करेगी तो आने वाले समय में त्राहिमाम त्राहिमाम जैसी स्थिति आ सकती है। श्री गोपाल जी सोमिनी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन अगर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दे और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दें ताकि वैक्सीन की उपलब्धता बनी रहे और तथा शॉर्टेज बनी रहे और वैक्सीनेशन की बूंद भर कर दी। आखिर सरकार आम आदमी की सुध कैसे लेगा? निश्चित रूप से इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पर हमारे साथ में वापस गिरधर तेजवानी जी जुड़ चुके हैं, तो एक बार गिरधर तेजवानी जी से मैं बात करते हुए निवेदन करूंगा कि गिरधर साहब ये बताएं कि जो इस समय जो रैलियां हुई हैं, जो सरकार जो रैलियां कर रही है, चाहे केंद्र सरकार की रैलियां हो चाहे राज्य सरकार की रैलियां हो, उसका सारा नतीजा हमने आप देखेंगे तो स्वयं देखने को मिलेगा कि जो अभी इस समय आज मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना से पीड़ित हैं। और निश्चित रूप से यदि हम बात करें तो इस समय यहाँ के राजस्थान के जो आपके अध्यक्ष हैं वो हैं। और केंद्र सरकार में भी बात करें तो केंद्र सरकार में भी काफी लोग अभी समय अपनी बात को निश्चित रूप से उन्हें सामने फ्रंट पे नहीं बताया, परंतु कहीं ना कहीं कोरोना से पॉजिटिव हैं। और जो इस समय केरल के अंदर जो चुनाव हुए उनमें चुनाव में कई सारे लोग जो हैं वो निश्चित रूप से पॉजिटिव आ रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज वो भी है कि कहीं ना कहीं जो अपने वहां के जो प्रत्याशी हैं उनको भी स्वयं को कोरोना हो चुका है। क्या बोलते हैं गिरधर वैसे इसके बारे में आप जी? इस बारे में मेरा चिंतन जो है वो ये है कि हम जो भारतीय हैं, हम दोहरी मानसिकता में जीते हैं। बातें हम बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, ये हमारी आदत में, खून में शामिल है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे खून में शामिल है भारतीयों के कि हम बातें आदर्शवादी करते हैं। बहुत हाई थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं। प्रवचन देने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे खूबसूरत शब्द होते हैं, लेकिन हमारा जो चरित्र है, हमारी जो कथनी है और करनी है, उसमें जो है पूरा रात दिन का अंतर है। और उसी का परिणाम है ये देश जो भुगत रहा है ना, उसका कारण एकमात्र ये है कि हम दोहरा चरित्र जीते हैं। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, पिछली बार जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली तो कईयों ने मुझे कहा कि आप हताश कैसे हो गए? एक पत्रकार को हताश कैसे नहीं होगा? आदमी जब सिस्टम में देख रहा है कि कुछ ये तो बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा कर दिया। मतलब आप लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप कुंभ मेले को नहीं रोक पाए। आप कुंभ मेले को रोक देते ना, क्या दिक्कत थी? लेकिन क्या सारी वोटों की राजनीति है। और आप देखो लाखों लोग इकट्ठे किए, आपने रैलियों में लाखों लोग इकट्ठे किए, राजस्थान के 3 विधानसभा उपचुनाव में आपने हजारों लोगों को इकट्ठा किया, और दूसरे दिन सारे अधिकारी एक स्वर में बोल रहे हैं कि हालत बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है, तुरंत लॉकडाउन की जरूरत है। अरे भाई, 2 दिन पहले तक आप गवर्नमेंट को ये कहने की स्थिति में नहीं थे। चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे दूसरे वित्तीय सलाहकार हो, चाहे दूसरे जितने भी स्पेशलिस्ट हो मेडिकल के, उनमें किसी ने भी अशोक गहलोत को ये नहीं बताया कि साहब हालत बहुत खराब हो जाएगी, आप जो है रैलियों पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था कीजिए। यदि जिला पे आपका जो है अशोक गहलोत चाहते हैं, सीएम चाहते हैं, तो रैलियां होने नहीं देते, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। और मैं तो कहता हूँ पार्टी को अपने स्तर पे भी निर्णय लेना चाहिए, नहीं भाई लोग मर जाएंगे। उससे लगता है कि राजनेताओं के अंदर संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। ये मैं बिल्कुल मतलब बहुत दुख के साथ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कहना बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि राजनेताओं के अंदर संवेदना का अभाव है। और इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। WHO को आज ये बताओ, WHO को कहना पड़ा कि हमारे यहाँ नई लहर के से पहले बड़े बड़े आयोजन किए गए, और जो है पिछली जो हमारी जो अनुभव था उससे सबक नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि दूसरी लहर
कहर की तरह बरप रही है। आप देखो WHO ने भी इसको नोटिस में ले लिया कि इस भारत देश के लोगों ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं। उनका साफ इशारा था रैलियों की ओर से, बड़े मेलों की तरफ, बिल्कुल स्पष्ट इशारा था। यदि हम चाहते तो इन रैलियों को रोक सकते थे। इसके लिए न कांग्रेस जिम्मेदार है, न बीजेपी जिम्मेदार, सिस्टम जिम्मेदार है। चुनाव आयोग पर यह बात आने लगी है। चुनाव आयोग भी चाहता तो वो रैलियों पर रोक लगा देता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी विल पावर नहीं थी। पता नहीं किस स्तर पे उन्होंने विचार किया। तो आपने मतलब मेरे दिल के तार जो छू दिए इस बारे में। मैं बहुत व्यथित हूँ, खासकर इसी बात को लेकर के। 3 दिन पहले आप रैलियां कर रहे हो और दूसरे दिन आप लॉकडाउन लगाने की बातें कर रहे हो। क्या शर्मनाक स्थिति है। और ताजा स्थिति भी आप देखिए, जैसलमेर में जो वहां धर्मगुरु हैं मुस्लिमों के, गाजी फकीर, उनके अंतिम संस्कार में देखो हजारों लोग उसमें शामिल हुए। जी ठीक है, उसके प्रति उनकी संवेदना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन आखिरकार आपको कोई मैनेजमेंट तो बनाना पड़ेगा ना। आपको कोई तो कोई मतलब ये गवर्नमेंट को पता नहीं था क्या कि उनका निधन हो गया और उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हो जाएंगे? उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने ऊपर से क्या गाइडलाइन, केवल आप कलेक्टर एसपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि उसने ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, ऊपर से आपको देखना चाहिए ना भाई, इसके लिए क्या करना है। लेकिन उसमें आप देखो अभी ताजा घटना, मतलब एक तरफ हम कोरोना से मर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं, बेड नहीं है, और पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जो है हजारों लाखों लोगों को जो है वहां पे शामिल होने दे रहे हैं। ये दोहरी मानसिकता है, मैं इसको दोहरी मानसिकता कहता हूँ। और ये हमारे ब्लड में है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत शर्म भी आ रही है कि हम दोहरी मानसिकता में जीते हैं। आदर्शवादी बातें बहुत ज्यादा करवा लीजिए, हम विश्वगुरु हैं, ये हैं, वो हैं, हम महान हैं, लेकिन धरातल पे सारी महानता गायब है। धरातल पे केवल लूज खसोट, बेईमानी, मौका परस्ती, और जिसको जहां मौका लग रहा है, मैं आपको अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जिसको चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, हर व्यक्ति जिसको जहां मौका लग रहा है वो लूटने में लगा। ये कड़वी सच्चाई है। तो हमें अपने इस चरित्र पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम अपने इस चरित्र को नहीं सुधारेंगे तो ये देश और ज्यादा डूब जाएगा। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत ही सही आंकलन है। निश्चित रूप से हम दोहरी मानसिकता के जीने की वजह से ही हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमको दोहरी मानसिकता की वजह से हमको कई जगह पे शर्मसार भी होना पड़ता है। और निश्चित रूप से हमारी दोहरी मानसिकता जिस तरीके से कहते हैं कि यदि दर्पण जो होता है, यदि हम दर्पण में जैसा हम हैं वैसे हम दर्पण के अंदर दिखें, परंतु लोगों के अंदर मानसिकता इस तरीके होती है कि जिस तरीके होते हैं वैसे दर्पण पे नहीं दिखना चाहते हैं। दर्पण यदि किसी तरीके से उसको प्रत्यक्ष दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि दर्पण ही खराब है, इसके अंदर टेढ़ा है, बांका है। तो वो बात बहुत ही सही गिरधर भाई साहब ने कही है। जिस तरीके का आप प्रत्यक्ष हैं उसी तरीके का आपका प्रतिबिंब होना चाहिए, उसी तरीके की आपकी बातचीत होनी चाहिए, उसी तरीके का आपका व्यवहार होना चाहिए, उसी तरीके का आपका आचरण होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि आप एक जैसा हैं और वैसे ही रहेंगे, जैसे मैं स्वयं बोलता हूँ कि मेरे पास शब्दकोश की कमी है, मेरे पास शब्द नहीं है, परंतु निश्चित रूप से मेरे पास भाव है, उन भावों के साथ में तो गिरधर भाई साहब के पास शब्दकोश भी है और गिरधर साहब के पास में भाव भी है। वो दोनों ही चीजें गिरधर भाई साहब के पास में निश्चित रूप से इसी वजह से गिरधर भाई साहब बिल्कुल प्रत्यक्ष और बिल्कुल साफ सुथरी बात कहने के अंदर कहते हैं। निश्चित रूप से हमारे एक दर्शक है, उन्होंने बहुत ही बड़ी जानकारी दी है कि जो सैटेलाइट वैक्सीन, जो सैटेलाइट सेंटर है उसके अंदर वैक्सीन बंद कर दी गई है। निश्चित रूप से यदि बंद करिए वैक्सीनेशन तो ये बहुत ही बड़ी दुखद बात है। और एक हमारे दीपक जी कह रहे हैं कि वार्ड के जो पार्षद है उन्हें जागरूक कर मजदूर डायरी बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से यदि वो वार्ड वाले बनाने में जानकारी देंगे, मजदूर डायरी बनवाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा। मेरा लोगों से भी निवेदन इतना ही है कि मजदूर डायरी के अंदर सभी को सहयोग करना चाहिए और उन मजदूरों के लिए निश्चित रूप से दुनिया के अंदर आप आए तो अपने नैतिक कर्तव्य का पालना जरूर करें, क्योंकि जीवन के अंदर जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उसके अधिकार यदि उसको मिलते हैं तो निश्चित रूप से उन सब चीजों की जो दुआएं देता है वो दुआएं आपके लिए बहुत बड़ी काम करती है। यदि मेरा ऐसा वहां के पास, क्योंकि ये अब इलेक्शन का समय नहीं है, परंतु इलेक्शन का समय ना होने पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी ममता जी लिख रही, रोज रोज जयंती आयोजन हो रहे हैं, परिणाम सामने आएगा, पूजा पाठ इबादत प्रार्थना आदि घर पर किया जा सकता है, मीडिया को भी जिम्मेदार होना चाहिए, प्रगति ही मंदिर का शिवालय है। बिल्कुल, बहुत ही ममता जी आपने बात कही है और हमने लगातार पिछले कई दिनों से हमने भी कोशिश करी कि मैं आपको एक विडंबना बताता हूँ गिरधर साहब, मेरे को सुन के, आपको देख के भी सुन के शायद आश्चर्य होगा कि अभी हमने ममता जी आपको भी सुनने वाली बात है, मैं आपको सुनाना बहुत जरूरी समझूंगा क्योंकि ये मेरे को महसूस हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। लगातार गिरधर साहब हम लोग कोरोना के संदर्भ में कोई
इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर, जो पब्लिक को ऑक्सीजन की शॉर्टेज को लेकर जब हम खबर दिखाते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। पर जब अभी हमने उस दिन बालाजी का जो हमने लाइव दर्शन कराए, जब हमने लाइव दर्शन करा के हमने बालाजी बजंगड़ का दिखाया और हमने अपने अजमेर के जो घाटी वाले बालाजी को दिखाया, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ उसमें लोग जुड़े। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मेरे को देश विदेश से फोन पाए, मेरे को विदेशों से फोन आए मेरे पास में कि वैसा आपने तो गजब कर दिया, आज एक्चुअल में आपने बालाजी के दर्शन करा दिए। हम जब छोटे थे तो वहां बालाजी की सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे। मतलब मुझे बड़ा भावुक कर दिया उस व्यक्ति ने। परंतु मैं आपको बताऊं कि जब उसकी व्यूअरशिप की बात करते हैं, उसको देखने वालों की बात करते हैं, तो उसकी संख्या, जो जितनी संख्या एकदम जुड़ के और सब्जेक्ट में आ जाती है उतनी संख्या उसके अंदर नहीं है। मतलब ये मेरे को खुद लगा कि क्या लोगों को पॉजिटिव चीज चाहिए, नहीं, लोगों को भी नेगेटिव चीज चाहिए, हॉट इश्यू चाहिए। हॉट क्या है अभी समय, गर्म क्या बिक रहा है, उसे गर्म से मतलब है। मैं आपसे कहूंगा कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिविटी में जीना चाहिए, हमको पॉजिटिविटी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा आप लोग निवेदन है। कैसे हो, कैसे चलना, किस्त कैसे देंगे, निश्चित रूप से किस्त देने के ऊपर सरकार को भी इस समय चार में समअप करते हुए गिरधर, ऐसा मैं अपनी बात को करूंगा, निश्चित रूप से आपकी बात भी उसमें रखेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आने वाले समय के अंदर 3 महीने की आगे की योजना बनानी पड़ेगी। ये योजना सिर्फ 10-15 दिन की योजना नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं 3 महीने की योजना बनानी पड़ेगी। व्यापारी के जो जो टैक्स हैं, उन टैक्सेस का क्या होगा, जीएसटीज हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनके अदर जो चीजें उनका क्या होगा, जो गरीब हैं उनको गरीब की श्रेणी में कौन होगा, निश्चित रूप से क्या इलेक्ट्रिशियन होगा, उसमें रिक्शे वाला होगा, उसमें साइकिल रिक्शा वाला होगा, उसमें टैक्सी वाला होगा, कौन होगा उसकी गरीब की श्रेणी के अंदर, निश्चित रूप से उन सब चीजों को भी समझना होगा। और कहीं जो कहीं बीपीएल ही उनके दिमाग में है तो निश्चित रूप से इस चीज से, भ्रांति से बाहर निकलना होगा कि जो गिरधर भाई साहब ने कही है बात की, कहीं ना कहीं आगे जाके इन सब चीजों का नुकसान ना हो। सब जनों की सोचते हैं, गरीब के बारे में आदमी सोच लेगा, सब कुछ सोच लेगा। अमीर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि संचय करा हुआ पैसा होगा तो अमीर अपनी जगह काम कर लेगा, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार का क्या होगा, जिसने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाता है, रोज खर्च करता है, उसके बाद किसी तरीके के फंड की जमा पूंजी नहीं होती, वो उसी महीने के बजट के अंदर ही अपनी सारी वर्किंग को कर देता है। यदि उसका बजट नहीं होगा तो मध्यम वर्गीय के लिए कौन सोचेगा। सरकार यदि इस बारे में नहीं सोचेगी तो निश्चित रूप से बता दें कि आने वाले समय के अंदर बहुत ही बड़ी पीड़ा करनी पड़ेगी। मैं सरकार से, जनता से, सबसे कहूंगा, यदि आपके पास में, मैं जनता, जितने भी मेरे दोस्त हैं मेरे साथ जुड़े हुए, जो फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे एक ही प्लानिंग करूंगा, कहीं ना कहीं आपको भी प्लानिंग करनी होगी। आपके रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर होने वाले जो खर्च हैं उसके अंदर आपको भी रोजाना में कटौती करनी पड़ेगी। यदि आप एक कमरे के अंदर रह रहे हैं और आप उस कमरे के अंदर, 2 कमरे के अंदर आप एसी चला रहे हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि कहीं खुली हवा के अंदर रहने की कोशिश करें, उस एसी के बिल को ना आने दें। भले सरकार ने उसको डेफर कर दिया, आगे ले लेगी, परंतु दे तो लेगी बिल, परंतु देना आप ही को ही पड़ेगा उस दिन। यदि आपका बजट नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस चीज का भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। एक कमरे में रहने की कोशिश करें, 2 पंखों को न जलानी पड़ते हैं, 2 तरीके की ट्यूबलाइट की जगह एक ट्यूबलाइट के अंदर योजना करने की जरूरत है। यदि आप पानी को अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं तो उन पानी को भी बचाना होगा, निश्चित रूप से उन सब चीजों को भी ध्यान देना होगा। और ऐसा ही नहीं, आप जो खाने के अंदर यदि पनीर की सब्जी खाने की सोचें तो पनीर की सब्जी से थोड़ा दाल के ऊपर आना पड़ेगा। उन हरी सब्जियों के ऊपर जो सस्ती हैं, जो महंगी हैं, उनको भी हाल फिलहाल छोड़ना पड़ेगा। उन सब चीजों से थोड़ा सा अपने आपको 3 कदम पीछे लेना होगा। निश्चित रूप से आपने इन सब चीजों के संचय का ध्यान, इन सब चीजों को संचय करके रखा, इन सब चीजों को बचा लिया, तो आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से बात मान के चलिए, आपकी बहुत बड़ी जीत होनी होगी। मेरे पास कमेंट भाई साहब, गिरधर भाई साहब बहुत आ चुके हैं, परंतु मैं आपको कमेंट सिर्फ निश्चित रूप से मैं डिस्प्ले कर देता हूं, क्योंकि अब ये इतने ज्यादा कमेंट को अब मेरा बताना, निश्चित रूप से गंज थाने में सिपाही गलत टिप्पणी की है, निश्चित रूप से रावत समाज का ग्रुप है, अंदर गलत लिखा है, खिलाफ लिखा है, निश्चित रूप से कहीं किसी तरीके क्या सैटेलाइट वैक्सीनेशन बूथ चालू करना चाहिए, निश्चित रूप से चालू करने की बात स्वामी न्यूज मदद करेगा। निश्चित रूप से जितेंद्र जी, जो हमारा नंबर है उस नंबर के ऊपर आप निश्चित रूप से आप बताएं, निश्चित रूप से जो भी होगा हम निश्चित रूप से हम आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ावा देने के लिए, भूमिका निभाने के लिए बूबल नीम के पत्ते वगैरह खाने चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से ममता जी, आपने बहुत ही अच्छी चीज लिखी है। हमको निश्चित रूप से लोगों को वृक्षारोपण करने चाहिए। इस समय वृक्षारोपण यदि हम नहीं करेंगे, जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण की वजह से। परंतु मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, यदि आपकी छत है और छत के ऊपर यदि एक पॉट रखकर यदि उस पक्षी के लिए, बेजान पक्षी के बारे में भी आपको सोचना होगा। जो बेजान पक्षी इस समय आसमान में आपको नहीं दिख रहे हैं, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि उनके पास में कहीं दाना खाने के लिए नहीं है। उनके लिए दाना डालें, उनके लिए पानी डालें। अपने साथ साथ कुछ बेजान जानवर के लिए जो मुंह से नहीं बोल सकता है,
बेजान मतलब बेजुबान जो व्यक्ति है उसके बारे में आपको सोचें, और निश्चित रूप से उसके बारे में आप लोग सोचेंगे तो निश्चित रूप से लोग मदद करेंगे। हम लोग स्वामी न्यूज निश्चित रूप से उन सब चीजों के लिए तैयार है। गिरधर साहब, जाते जाते जो भी आप एक बार संदेश जो लोगों को देना चाहते हैं निश्चित रूप से दे सकते हैं, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। जी गिरधर साहब। मैं जाते जाते जो मेरा भाव मेरे मन में अभी आया है वो ये है कि स्वामी न्यूज ने, मैं लंबे समय से इस चीज को वॉच कर रहा हूँ कि स्वामी न्यूज धरातल की खबर तो दिखाता ही है। मतलब यदि अव्यवस्थाएं हैं तो उसको दिखाता है, पुलिस की मुस्तैदी है तो उसको भी दिखाता है, और यदि कहीं जाती हो रही है उसको भी दिखाता है। तो जो कोरोना का जो भयावह स्थिति है उसका दिग्दर्शन भी कराता है। तो ये तो हुआ इसका एक पक्ष। लेकिन मैंने देखा है कि आपने लगातार लाइव रहते हुए विभिन्न वर्गों को साथ में जोड़ते हुए, विभिन्न वर्गों के जो स्पेशलिस्ट हैं या जानकार हैं उन लोगों को साथ जोड़ते हुए जो हमारा जीवन है, वास्तविक जीवन है, कोरोना के अलावा एक जीवन है, उस जीवन पे आपने फोकस करते हुए इतने एपिसोड किए हैं, और आपने इतने डिफरेंट एंगल से जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं उनको जिस तरह से आपने उठाया है, जितना मैं कहता हूँ आप गला फाड़ फाड़ के जिस तरह से जन समस्याओं को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर जो जज्बात हैं, आपके अंदर जो भावना है, वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को, हमारे अधिकारियों को पार तक ये बात यदि पहुंचेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है आपकी जो ये मुहिम है स्वामी न्यूज की, पॉजिटिविटी फैलाने की, नेगेटिविटी के साथ साथ जो एक्चुअली धरातल पे समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए जो आप लगातार लोगों के विचार ले रहे हैं, उनसे डिस्कशंस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बोरियत वाले सब्जेक्ट लगते हो, लेकिन आप उन विषयों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं मीडिया के रूप में, इन पर किसी का ध्यान अभी नहीं है। इससे जाहिर होता है कि आपके अंदर एक दूरदृष्टि है, और दूरदृष्टि की वजह से ही आप इन समस्याओं को आज उठा रहे हैं। कल ये अजमेर जानेगा कि आपने उस वक्त जो है अजमेर शहर को कैसे जागृत किया, आपने कैसे जिला प्रशासन और राज्य सरकार को बताया कि ग्राउंड लेवल पे क्या समस्याएं हैं। तो मैं तो यही दुआ करता हूं कि आपके अंदर जो भावना है अजमेर के प्रति, ए फॉर अजमेर नंबर 1 जो आपकी भावना है, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकार तक पहुंचे, ताकि अजमेर वासियों को जो है उनको राहत मिले, उनका मनोबल मजबूत हो और वो इस संकट से निकल सकें। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि आपके मन के अंदर जो भाव है, जैसा अभी ममता शुक्ला जी ने कहा कि ईश्वर जो है वो भावना का भूखा है, आपके अंदर भाव होना चाहिए। शब्द आपके पास नहीं हो सकते हैं, आपने कहा मेरे पास शब्दावली नहीं है, लेकिन भाव महत्वपूर्ण है। आपको छोटी सी उदाहरण करता हूँ ममता शुक्ला जी की बात पर ही, कि हम उस संस्कृति के लोग हैं जिसमें कहा जाता है कि यदि आपके पास भगवान की मूर्ति के आगे चढ़ाने के लिए फूल नहीं है या दूसरी जो सामग्री वो नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मन में कल्पना करके भी यदि आप मन में ऐसा सोचेंगे कि मेरे हाथ में फूल हैं और अब ये मैं ईश्वर को चढ़ा रहा हूं, तो वो भाव जो आपका है वो ईश्वर तक पहुंचता है। मैं उसको आध्यात्मिक अर्थ में जोड़ रहा हूं। तो आपके अंदर जो भाव है, शब्दावली की कमी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर जो भाव है, और मैं इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, स्वामी न्यूज की पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग लगातार जो है इस पे हैमरिंग कर रहे हैं, लगातार जो है ग्राउंड की समस्याओं को उठा रहे हैं, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पॉजिटिविटी लाने की जो आपकी मुहिम है एक दिन निश्चित रूप से कामयाब होगी, और मेरी यही शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई हैं गिरधर तेजवानी जी, निश्चित रूप से छोटे भाई के लिए हमेशा आदमी की दुआएं हमेशा अपने मुंह पे रहती है। निश्चित रूप से मैं छोटे होने के नाते निश्चित रूप से उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से स्वामी न्यूज का जो सोच है, कहीं ना कहीं हम लोगों का एक ड्यूटीज भी है। कहीं ना कहीं आदमी, सभी लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम अपने स्वामी न्यूज के कार्ड के ऊपर 10 तरीके की सुविधाएं लेने की बात करते हैं, परंतु हमारी जो ड्यूटीज है उन ड्यूटीज को हम निभाने के लिए, जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम कर्तव्य को निभाने के लिए निश्चित रूप से अपनी पहल करते हैं और निश्चित रूप से उन सब चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे एक जाते जाते दर्शक चाहते हैं कि आपके यहाँ का कोई टेलीफोन नंबर दे। मैं दर्शकों को ये बता दूं, जो नीचे 9829010448 नंबर दिया हुआ है, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। किसी तरीके का भी आपको यदि कहीं दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इस पे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना मैसेज भेजें। यदि आपको बहुत जरूरी हो और आपको बात करनी हो तो इस नंबर पे आप बातचीत भी कर सकते हैं, परंतु व्हाट्सएप के जरिए से यदि आप अपना मैसेज भेजेंगे, निश्चित रूप से हम लोग उन सब चीजों को, उन विषयों को निश्चित रूप से उठाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में इतना ही। निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु अब आप बिल्कुल हमारे साथ में निश्चित रूप से रोजाना कहीं ना कहीं खड़े रहेंगे और लोगों के साथ में जुड़कर
लोगों की जो बातें हैं निश्चित रूप से उन बातों के अंदर रोज हमारे साथ में जुड़ के हमारे साथ लोगों को पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School, an institution dedicated to impart excellence in education, sports and in co-curricular activities. Admission open, pre-nursery to class 9. Visit the school and mark the difference. श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।